जो हम करने वाले हैं, हम कॉमन डिजीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आजकल कौन सी डिजीज है जो कॉमन है और हर दूसरे व्यक्ति में पाई जाती है एक एज के बाद। और आजकल तो एज की भी कोई सीमा नहीं है, कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को वो जो बीमारी है हो जाती है, सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। अगर हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ होता है उसकी वजह से। तो ये जो डिजीज है ये हम डिस्कस करेंगे। मोरारजी देसाई के द्वारा कुछ यौगिक मैनेजमेंट दे रखे हैं काफी सारी डिजीज के। यहाँ पे अगर आप होते तो हार्ड कॉपी भी मिल जाती है इस तरह की पैम्फलेट में। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसकी जो वेबसाइट है, मैम ये बुक कहाँ मिलेगी? मैं वही बता रही हूँ, बस सुनिए। ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो डाउनलोड करके आपको दे दी जाएगी, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मोरारजी देसाई की जो ये वेबसाइट है ना, www.yogamdniy.com, स्क्रीन पे दिख रही होगी आप लोगों को। जब ये डालोगे ना, इस पे सर्च करोगे, तो उस पे सारी बुक्स आ जाएंगी जितनी भी कॉमन डिजीज हैं उनसे रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप लोगों को इजीली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं सब डाउनलोड करके आप लोगों के लिए ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं डायबिटीज। डायबिटीज आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो कि मेटाबॉलिज्म के वीक होने से होती है। ठीक है, जिसमें शरीर में जो शुगर की मात्रा होती है, शर्करा बोलते हैं हिंदी में से, की मात्रा उपयोग में अनियमितता हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाती है। शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। शरीर के सभी कार्यों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाचन के बाद यह रक्त में घुल जाता है। ठीक है, पाचन के बाद ये जो है ब्लड में घुल जाता है। जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, जो ग्लूकोज होता है जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, वो रक्त में घुल जाता है। ये जहाँ कोशिकाएं ऊर्जा और वृद्धि के लिए इसका उपयोग करती है, जो हमारे ब्लड जो सेल्स हैं बॉडी के, वो इसका प्रयोग करते हैं अपना कार्य पूर्ण करने के लिए। ठीक है, और नए बनने के लिए। ग्लूकोज के उपयोग के लिए इंसुलिन हार्मोन का उचित मात्रा में उपस्थित रहना आवश्यक है। इंसुलिन हार्मोन कौन से पार्ट से बनता है? पैंक्रियास से निकलता है। ठीक है, पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंसुलिन कौन सा ऑर्गन बनाता है? तो पैंक्रियास इंसुलिन का उत्पादन करता है। जब पैंक्रियास उचित मात्रा में इंसुलिन उत्पादन नहीं कर पाता, मतलब जितनी शरीर को चाहिए उतना इंसुलिन नहीं बना पाता है, तब रक्त में ग्लूकोज का इस्तेमाल घट जाता है। तब क्या है, जो हमारा ब्लड है वो ग्लूकोज ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, उसका यूज अच्छे से नहीं कर पाता है, कम हो जाता है। और इससे रक्त में मतलब ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तब डायबिटीज का एक और कारण है कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उचित ढंग से इस्तेमाल ना कर पाना। जो हमारे सेल्स हैं वो इंसुलिन का अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तब भी डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन के इस्तेमाल में रुकावट कहते हैं। लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि डायबिटीज कैसे है? क्लिनिकल देखे जाए तो पॉलीयूरिया मतलब अत्यधिक यूरिन का आना। ठीक है, अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक मूत्र त्याग के कारण निर्जलीकरण, मतलब बॉडी में
पानी की कमी होना, भूख में वृद्धि, भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, वजन घटने लग जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपका वीक हो जाता है। ये इसके लक्षण है। अधिकतर कौन सी समस्याएं होती है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनको कौन सी समस्याएं होती है? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, पैरों में गैंग्रीन होता है, स्ट्रोक आता है, बार बार संक्रमण होना, घाव ना भरना, मतलब अगर एक बार चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने में बहुत समय लगता है या वो घाव नहीं भी भरता। दृष्टि का तेजी से कम होना, मतलब जो आपकी आईसाइट है वो तेजी से वीक हो जाती है, अंधापन सा आने लग जाता है। गर्दन संबंधी बीमारियां, नेक से संबंधित बीमारियां, सॉरी गुर्दे से संबंधित, ये जो किडनी। आपके किडनी, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। प्रजनन संबंधी, ठीक है, मतलब जो बच्चे बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। डिप्लोपिया, इसका अर्थ मुझे पता नहीं है। दृष्टि का धुंधलापन या दोहरा दिखना, ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि आंखें जो है वो धुंधली दिखती है आंखों से। नॉन डिस्प्लेसिया डबल रीजन होता है। क्या? जो डिप्लोपिया है ना मैम, वो डबल रीजन होता है, कोई भी एक चीज डबल दिखाई देती है ना। अच्छा, वो तो फिर ये तो इधर भी आ गया ना, दृष्टि का धुंधलापन या दोहरा दिखना। ठीक है। हाँ मैम, ये संक्रमण मतलब इन्फेक्शन रहता है। इन्फेक्शन होता है संक्रमण मतलब। स्किन इन्फेक्शन भी उसी में ही आता होगा ना मैम। स्किन इन्फेक्शन इसमें ये हो गया कि अगर एक बार जब घाव हो जाता है ना स्किन पे, तो वो ठीक नहीं होता है ना, घाव तो स्किन पे ही होता है हमें। तो दीर्घकालीन समस्या, मतलब जो लंबी जुड़ी लंबी समस्याएं जो होती है। रेटिनोपैथी, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाने से रक्त नलिकाएं और आंखों की पुतलियों में सूजन और फैलाव आ जाता है, मतलब जो हमारी आईज है, जैसे जो ब्लैक वाली पुतली है और व्हाइट वाली पुतली है, वो फैल जाती है और सूजन आ जाती है। परिणाम स्वरूप नेत्र दृष्टि विकार, मतलब आंखों की समस्या क्रिएट होने लगती है। तंत्रिका तंत्र पर भी अधिक हानिकारक प्रभाव है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर भी बहुत हानिकारक प्रभाव इसका पड़ता है डायबिटीज का। नेफ्रोपैथी, मतलब नेफ्रॉन्स होते हैं ना किडनी में, तो उनका ठीक से काम ना करना। मैं भेज दूंगी ये सब आपको, ये इजीली मिल जाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। न्यूरोपैथी, रक्त में शर्करा की मात्रा अत्यधिक हो जाने से स्नायुओं में दर्द, खासकर पैरों में की स्नायुओं में, मतलब जो नसों में दर्द नहीं होता है, कहते हैं हमारी नसों में नर्व्स जो है पेन कर रही हैं, तो पैरों में ज्यादा पेन रहता है नसों में, तो वो किसके कारण होता है? डायबिटीज के कारण। अब डायबिटीज को कैसे हमें प्रबंधन करना है, इसका मतलब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम या इससे बच सकते हैं? तो खान पान, व्यायाम और उचित दवा, ये तीन चीजें अपनी ठीक करके हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। तो नॉर्मल डायबिटीज जो होती है 110 mg होती है, खाना खाने के बाद 140 हो जाती है, ठीक है। संतोषजनक मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर अगर होती है तो 120 नॉर्मल, नॉर्मल अवस्था में, और 160 तक आप जा सकते हो, तब तक कोई परेशानी नहीं है। यदि 140 से ऊपर जा रही है, मतलब 160 भी इधर क्या है, अगर खाना खाने के बाद 160 हो रही है तो कोई समस्या नहीं है।
खाना खाने से पहले ही 160 है तो बहुत बड़ी समस्या है, तो वो नियंत्रण से बाहर है। तो नॉर्मल अवस्था में अगर 140 हो रही है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब डायबिटीज बढ़ गई है। और खाना खाने के बाद अगर 200 तक जा रही है तो ऊपर जितनी भी समस्याएं हमने डिस्कस करी है वो सारी समस्याएं होने के पूरे पूरे चांस है। तो हमें अपनी डायबिटीज कितनी रखनी है, सामान्य स्तर की रखनी है, 110 से 140 तक। इससे ज्यादा से ज्यादा 160 हो जाए खाने के बाद, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य अवस्था में डायबिटीज की क्या मात्रा रहती है। तो खाली पेट रहती है 110 mg और खाना खाने के बाद 140 mg। ठीक है, खतरे खतरे की घंटी क्या है, 160। जब खाना 160 से ऊपर जब हो जाती है खाना खाने के बाद तो खतरा महसूस होता है। अब हम देखेंगे कि आहार के द्वारा हम डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यह रोग की तीव्रता, रोगी की गतिविधियां और मेटाबॉलिज्म संबंधी जरूरतों पर निर्भर है। ठीक है, व्यक्ति कितना अपने बॉडी को यूज कर रहा है, कितना चल रहा है, कितना उठ रहा है, कितना बैठ रहा है, कितना अभ्यास कर रहा है, या तो किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, ये सब निर्भर करती है। और उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से कार्य कर रहा है। कुछ सामान्य बातें मधुमेह के सभी रोगियों पर लागू होती है। मरीज को वजन घटाने या बढ़ाने संबंधी अपनी जरूरतों के अनुरूप कैलोरी लेना चाहिए। कैलोरी की तो आजकल बहुत ज्यादा बात होती है, तो कैलोरी पे ध्यान लेना रखना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। तो खाने में प्रोटीन की सामान्य मात्रा होनी चाहिए, मतलब प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए शामिल। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कीटोसिस को ले रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा आपकी जो मील है आप ले रहे हैं उसमें शामिल होना चाहिए। रेशेदार भोज्य, मतलब जिनमें रेशे होते हैं, वो खाना रक्त में शर्करा की अधिकता को रोककर मधुमेह को नियंत्रित करता है और इससे रक्त के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा कम हो जाती है, वजन घटाने में भी मदद करता है। मतलब जो रेशेदार भोजन जो होता है, जैसे राजमा हो गया, और इसी तरह का जो रेशे वाला खाना जो होता है वो क्या करता है, ब्लड में जो शुगर की का लेवल होता है उसको अधिक होने से रोकता है। तो इसलिए रेशेदार फूड इसमें बताया गया है, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और वजन घटाने में भी मदद करता है। अब क्या नहीं खाना है हमें इसमें, भूमि के अंदर पैदा होने वाली सब्जियां जैसे आलू और अरवी, है ना, जो जमीन के अंदर उगती हैं। आलू नहीं खाना है डायबिटीज में, और अरबी भी नहीं खानी है। तले हुए खाद्य पदार्थ और मिठाइयाँ, मीठा भोजन जिसमें चीनी की मात्रा होती है, शुगर जिसमें होती है, वो नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स और मादक पेय, मतलब जो ये होते हैं जो नशे वाले जो पेय पदार्थ होते हैं वो नहीं लेने हैं। आम, केला, चीकू, शरीफा, अंगूर और खजूर जैसे फल नहीं खाने हैं, क्योंकि ये बहुत मीठे होते हैं, इसलिए इनको ये डायरेक्ट जो है शुगर हमारी बॉडी को देते हैं, इसलिए इनका खाना वर्जित है। तले हुए, प्रशीतित और फास्ट फूड से दूर रहे। तला हुआ जो भोजन होता है, चिप्स हो गए, पापड़ हो गए, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। फास्ट फूड जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, ये सब भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब मैदे से बनाया जाता है। बीमारी की तीव्रता के अनुसार मिठाइयाँ कम से कम ले या बिल्कुल ना ले। अगर आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है तो मिठाइयों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है तो बिल्कुल थोड़ी सी स्वाद के अनुसार ले लेनी चाहिए, नहीं तो बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा है।
अब क्या क्या खाना है इसमें? हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी मात्रा में खानी है। सादा सूप, टमाटो सूप या कोई भी सूप, आप हरी सब्जी का सूप बना के भी या वेजिटेबल सूप बनाकर भी ले सकते हैं। नमक नींबू वाला पानी, नींबू पानी जो कि गर्मियों में हम लोग लेते हैं वो ले सकते हैं। अब इसका यौगिक प्रबंधन क्या है? यौगिक क्रियाएं कौन कौन सी करनी है? विभिन्न शोध अध्ययनों में पाया गया है कि मधुमेह प्रबंधन के यौगिक क्रियाएं उपयोगी है। डायबिटीज से निपटने के लिए यौगिक उपचार के दो उद्देश्य हैं। पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाने के लिए पैंक्रियाटिक कोशिकाओं को उत्तेजित करना। जो पैंक्रियाज है उसकी जो सेल्स हैं उसको एक्टिव करने के लिए, ठीक है, उसे एक्टिव करने के लिए हम योगा अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए जो मेन अभ्यास माना जाता है डायबिटीज के लिए, एक तो मंडूक आसन और दूसरा अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे आसन है क्योंकि ट्विस्टिंग हो रही है, पेट दब रहा है, सीधा सीधा पैंक्रियाज पे इफेक्ट जा रहा है। इंसुलिन के इस्तेमाल में रुकावट को कम करना, मतलब जो भी रुकावटें आ रही है इंसुलिन के इस्तेमाल के लिए उनको कम करना। आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए उपयोगी यौगिक अभ्यास निम्नलिखित है। क्रियाएं कौन कौन सी करानी है उनको? कुंजल, वस्त्र धोती, कपालभाति, अग्निसार और नौली। ये चारों ही क्रियाएं हमारी पेट से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है षट क्रियाओं में आप ये करवा सकते हैं, कुंजल, वस्त्र धोती, कपालभाति, अग्निसार और नौली। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूछ सकते हैं आसन षटक्रिया कुछ भी कि डायबिटीज के पेशेंट को कौन कौन सी षटकर्म कराना चाहिए। तो ऑप्शन दे देंगे जल नेति, सूत्र नेति, और मान लीजिए दे दिया कुंजल तो कुंजल सही रहेगा। और अगर दे दिया कुंजल के साथ कपालभाति और अग्निसार भी दे दिया तो ऑप्शन में दे देंगे ए, बी या सी। तीनों ही ठीक है या ए सही है या बी सही है वो आपको देखना है। तो अगर तीनों ऑप्शन आते हैं तो तीनों को सही करना है आपको। सूर्य नमस्कार और चुने हुए यौगिक सूक्ष्म है। सूर्य नमस्कार करवा सकते हैं डायबिटीज के पेशेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या करानी है? फिजिकल एक्टिविटी करानी है ना। और सूक्ष्म व्यायाम में आप क्या क्या करा सकते हो? इनको नेक मूवमेंट करा सकते हो, शोल्डर मूवमेंट करा सकते हो, कटी की चारों पांचों क्रिया करवा सकते हैं, है ना। और वो भी करवा सकते हैं उपस्थ और स्वादिष्टांश चक्र की शुद्धि जो होती है, मूलबंध लगाना। आसन में क्या करवाना है? ताड़ासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन आसन। इसमें वे सारे आसन आएंगे जिसमें पेट दबता है, ठीक है। सर्वांग आसन, मत्स्य आसन, हल आसन, उष्ट्रासन, गौमुख आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मंडूक आसन। अगर आपसे पूछा जाए प्रैक्टिकल एग्जाम में कि कोई एक आसन बताइए जो डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है, तो आप मंडूक आसन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन दोनों में से भी कोई एक नाम ले सकते हैं या दोनों भी नाम बता सकते हैं, ठीक है। ये दो मेन आसन है इसके। सुप्त वज्रासन, इसमें भी पेट खिंच रहा है। पश्चिमोत्तानासन, पेट दब रहा है। भुजंगासन में पेट खिंच रहा है पूरी तरह। शलभासन में भी पेट पे पूरा इफेक्ट आता है। धनुरासन में भी पूरा पेट हमारा दब खिंचाव आता है इस पे। मयूर आसन भी इसके लिए बहुत अच्छा है पर लड़कियों को ये वर्जित होता है, तो इसलिए मयूर आसन का नाम मत लीजिएगा, नहीं तो वो आपसे क्वेश्चन आपको फंसा लेंगे कि लड़कियां ऐसे कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो लड़कियों को ये वर्जित होता है मयूरासन, क्योंकि इसका पूरा इफेक्ट पेट पे जाता है और गर्ल्स के गॉल ब्लैडर पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जो कोहनियां हैं ये वहां पे टच होती है। शवासन, रेस्ट के लिए शवासन, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट जल्दी थक जाता है, ठीक है।
प्राणायाम कौन कौन से कराने हैं आपको? नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, भस्त्रिका और भ्रामरी। एग्रेसिव प्राणायाम है देखिए सारे, है ना? तो नाड़ी शुद्धि करनी है, सूर्य भेदन करना है, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम करना है। बंद कौन सा करना है, क्योंकि ये पेट से रिलेटेड वो है, क्योंकि पैंक्रियास कहाँ है हमारा? स्टमक में है, तो उड़ियान बंद करना है। ठीक है, पूरा इफेक्ट डालेगा उड़ियान बंद, बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। नौली क्रिया होती है तो नौली भी कर सकते हैं। ध्यान, श्वास पर श्वास, श्वासों पर ध्यान लगा सकते हैं, ओम का जाप और ओम का ध्यान कर सकते हैं। ये है इसका चार्ट अभ्यास का। ठीक है, कपालभाति हो गई, कुंजल हो गया, अग्निसार हो गया, नौली हो गई, सूर्य नमस्कार हो गया, ताड़ासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन। ठीक है, ये इस तरीके से इसका पूरा यौगिक मैनेजमेंट हो गया। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर हम अगली उस पे चलते हैं। मैम आप एग्जामिनर रह चुके हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे हम लोग जब बंद का करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि थोड़ा सा कैमरा के पास आके करना, हम्म। मतलब अगर बंद लगाने बोलते हैं तो एक चीज मैं पूछती हूँ, थोड़ा रेलेवेंट भी नहीं है लेकिन जैसे नीचे से मूल बंद लगा, ठीक है, उद्यान बंद में मैम फिर वो दोनों कभी लग जाता है, कभी खाली उद्यान बंद लगाना आइसोलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट है ना कि हो जाता है। मतलब समझ नहीं आया मुझे, उद्यान बंद कब लग जाता है? आइसोलेशन में अगर लगाना हो खाली उद्यान बंद तो वो इजी होता है मैम, बिना मूल बंद के खाली उद्यान बंद लग जाता है कि देखिए, दोनों मूल मोस्टली सब। बंद तो एग्जामिनर जज ही नहीं कर सकता, तो मूल बंद हाँ लगाने वो को तो तो हम कहते समझ, ही हाँ नहीं है। अच्छा अच्छा ओके। ठीक है, क्योंकि कैसे जज करोगे आप? करेक्ट करेक्ट। मूल बंद को तो जज ही नहीं कर सकते आप। राइट। ठीक है, तो दो ही बंद लगवाते हैं या महाबंद लगवाते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली अच्छा मूल तीन। बंद लगता है जब हम महाबंद करते हैं तो। मूल बंद तो ठीक है। वैसे भी हमें मैक्सिमम अपनी डेली रूटीन में भी ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। फीमेल्स के जी। लिए तो बहुत ही अच्छा है और मेल्स के लिए भी अच्छा है। जितनी भी श्योर। एनएस और ये वेजाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है मूल बंद लगाना। तो जैसे एक एज के बाद फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम्स होती है कि यूरिन लीक हो जाता है उनका, वो होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग। हाँ, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है वो। ठीक है। इंडियन कीगल एक्सरसाइज हो गया। हम्म। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मतलब आपका कहने का मतलब है कि इसमें हमें सारे वो आसन इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें या तो पेट से हम बेंड हो रहे हैं आगे की साइड में जिसमें पेट बैंड दब हो रहा है, रहे हैं। और पीछे जा रहे हैं जिसमें हमारा स्ट्रेच हो, हाँ, वो और भी, ट्विस्टिंग और वाले। ट्विस्टिंग, ओके। ट्विस्टिंग वाले मेन है इसमें। ठीक है मैम। ठीक है, ट्विस्टिंग वाले क्योंकि सीधा पैंक्रियास जो है लीवर के पीछे है ना, और लीवर कहाँ है? साइड में है, तो ट्विस्टिंग वाले सीधा इफेक्ट डालते हैं इस पे। मैम हाँ जी। एक और क्वेश्चन था। हम्म। ये तो मतलब डायबिटीज को तो हम क्रोनिक डिजीज में मानते हैं, तो ये रिवर्स तो नहीं हो सकता ना, इसको मैनेज कर सकते हैं ना, बस ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, योग के हिसाब से अगर आप चलते हो और आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं तो मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स हो सकती है यदि अगर आपका लाइफस्टाइल फिर से गड़बड़ हो गया है तो। ठीक है, और ये हंड्रेड परसेंट जो है 100% ठीक हो जेनेटिक, सकती है क्या? जेनेटिक बीमारियां होती हैं ये। हाँ वही मैं क्रॉनिक बोल रही हूँ ना, इसीलिए हाँ, मतलब क्यों आपको उसके लिए अप टू डेट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना बिल्कुल पड़ेगा, नहीं लेना तो है ना। ये फिर अगर वापस यदि आएगा। आपको एक बार कोई चीज हो गई है तो सोचो कि आप उसे 100% क्योर कर रहे हो, क्योर हो भी जाती है। बट यदि आप अपने फिर से पुराने वाले रूटीन पे आ जाओगे और ये योगाभ्यास वगैरह छोड़ दोगे
कम कर दोगे फिर भी वो झेल जाएगा, पर अगर छोड़ दोगे तो फिर वो दोबारा से होने की संभावना रहती है। तो मैम ये तो बोल सकते हैं कि 100% ठीक तो नहीं हो सकता, आप मैनेज कर सकते हो योगा के थ्रू? नहीं, ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है, बट मैम यहाँ पे शेयर ठीक करना को, चाहूंगी। उस ठीक को बनाए रखने के लिए हाँ आपको रेगुलर योगा करना पड़ता है, ये है। मैम, 2 साल से मुझे डायबिटीज है, और अभी मैं लास्ट जब डॉक्टर के पास गई हूँ, मेरा रिपोर्ट देख के शॉक हो गया। मैंने बोला दवा छुड़वा देंगे, बोलते हैं हाँ। और लो। जब मुझे हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था कि बहुत स्ट्रांग दवा एक डॉक्टर ने मुझे दिया था, तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुम ये दवा मत खाओ, तुमको दूसरे डॉक्टर के पास भेजता हूँ। तो दूसरे डॉक्टर को मैंने बोला मैं 5 mg खाऊंगी और मैं अपने आप को सुधार लूंगी, आई प्रॉमिस। तो मैंने अपने आप को सुधारा, और मैं 2 साल से 5 mg ही खा रही हूँ दवा। और मैंने इतना मेहनत किया मैम ये 3 महीना के योगा में। भले हम पूरा हम्म, ठीक नहीं हो पाए हैं, लेकिन मेरा डायबिटीज पर का डॉक्टर हो बोला है कि जाओगे आप में, आपकी। हाँ, तो वो मेरे को बोल रहा है मैं आपको हायर कर लेता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो देखिए, इतना खुश हो गया रिपोर्ट से। तो आई बिल्कुल जस्ट वांट टू योग से, शेयर कि योग से रिवर्सिबल भी है, हाँ। डायबिटीज क्योर कर सकते हैं, हम पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। तो कुंजल से बट बहुत फर्क पड़ा है मैम, मुझे पर बहुत उसको ज्यादा। चलना पड़ेगा उसके हिसाब से, जो ये चार्ट दिया है ना, इसके हम्म। हिसाब से चलिए 3 महीने में डायबिटीज खत्म हो सकती है। पर रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े फिर। प्रिया जी कुछ पूछना चाह मैडम एक रही है? पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, ये तो सब ऑनलाइन अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इनकी इसकी टेंशन मत लो आप। नहीं मिलेगा तो मेरे पास फोन में भी है, मैं भेज दूंगी। ठीक। ठीक है। थैंक यू। मैं तो वेबसाइट से इसलिए बोल रही थी कि वेबसाइट से आप और भी कुछ जान पाओगे, और भी बीमारियों का मिल जाएगा, सारी सारी बीमारियों के मिल जाएंगे। अच्छा। मैम प्लीज रिक्वेस्ट है, ये प्लीज डायबिटीज का आप भेज देना प्लीज। अरे भाई, बोल तो रही हूँ मैं, डायबिटीज वाला भेज खोलो। दूंगी। तो उनका कहने का मतलब हाँ है कि मैम, शेयर ही थैंक यू कर सो मच। दीजिएगा। शेयर कर दूंगी मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हाँ डाउनलोड मैम करके मुझे प्लीज। भेजना है तो फिर मैं ही सारा शेयर कर दूंगी। आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। मैम थैंक यू मैम सो मच मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मैं बच्चों को सिखाती हूँ, तो एक हम्म। 7 इयर्स की है, छोटी बच्ची। हम्म, उसको डायबिटीज है। तो अच्छा। फिर अभी 3-4 महीने हुए वे मेरे पास कर रही। तो अभी उसके पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा है उसको, लेकिन इन आसनों में से कौन से उसको ज्यादा कराऊं, कौन सा आसन हो? ये प्रोटोकॉल आप पूरा करवाओ उसको। ओके। ठीक ये है, सब शटकन क्रिया। भी ऐड करो उसके उसमें। कितने साल की बच्ची है? 7 7 इयर्स लेकिन की। लेकिन मैम बच्चों में ना टाइप 1 होती है ज्यादातर, और जो अब हम्म। बड़े लोग होते हैं उनमें टाइप 2 होती है। तो टाइप नहीं, वन हाँ, में पर तो यस यस। इंसुलिन प्रोड्यूस आसन, होता ही नहीं है। आसन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, नहीं वो इंसुलिन भी लेती है। वो इंसुलिन लेती है वीक, ना वो। हाँ वीक में 3 डेज लेना पड़ता है उसे। हाँ, टाइप 1 में प्रोड्यूस नहीं होती ना इंसुलिन। हम्म हाँ, हम्म। तो आप करवाइए, फिर हाँ ये देखिए। सब आसन है। हाँ, ये सब करवाइए, और ओके हफ्ते में दो दो दिन उसे कुंजन करवाइए। ओके, ठीक कुंजन है। का बोलूं? हाँ, हाँ। कुंजन करवाइए 2 दिन, क्योंकि ओके सात ओके साल का बच्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। ओके। हाँ ठीक। ओके। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारी, गर्दन दर्द, मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस। ठीक है। मोरारजी में बहुत अच्छा मतलब दे रखा है इन्होंने मैनेजमेंट, कुछ फीमेल्स के ऊपर तो बुक्स भी निकाली उन्होंने, पूरा जो फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। कभी दिल्ली आए तो मोरारजी जरूर विजिट करिएगा मेरे हिसाब से। और एक बार जो वहाँ पे बुक्स वगैरह हैं, वो भी कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम की, और ये महिलाओं से रिलेटेड जो परेशानी होती है उनसे रिलेटेड भी एक बुक है उनकी। पतली पतली बुक है बिल्कुल, बहुत मोटी मोटी बुक्स नहीं बना रखी है उन्होंने, वो परचेज हम करके। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं? ऑनलाइन शायद है उनकी वेबसाइट पे, शायद हो सकता है कि आपको ऑनलाइन डाउनलोड भी हो जाए, वेबसाइट अगर आप मैम चेक आप करेंगे। इतने साल से अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आपसे पूछी हूँ, योगा में पूरा क्योर है क्या यूट्रिन फाइब्रॉइड्स का? फाइब्रॉइड्स का तो
थोड़ा आपको जो है आहार पे बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा। बहुत चेंज कर लिया मैम, अपने आप को बहुत सुधार लिया, बहुत हो बहुत जाएगा, सुधार लिया। फाइब्रॉइड्स क्योर हो सकता है अगर आप उस पे ही चलते रहेंगे, तो वो बनेगा भी नहीं वापस से, क्योंकि फाइब्रॉइड्स क्या होता है, बन जाता है दोबारा। अगर एक बार अगर आप अच्छा, सर्जरी से निकलवा छोड़ने भी से। देते हो ना, तो कुछ सालों बाद वो फिर से बन जाते हैं। होता है हम्म, फाइब्रोइड। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, वो नॉर्मल होनी बहुत जरूरी है। वो तो परफेक्ट है मैम, पर इतना ज्यादा होता है ना, इतना ज्यादा, हाँ, इतना तो वो ज्यादा, अभी जो है दो वो दिन से फाइब्रोइड्स बुखार के था। वो है, सिम्टम है। हम्म। हैवी फ्लो होना हम्म। फाइब्रोइड्स के सिम्टम है। जिनको फाइब्रोइड्स होते हैं उन्हें है बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है बिना किसी कारण के। अभी एक तो 5 साल से मैम बुखार हो रहा है मेरे को पीरियड्स के साथ, 2 दिन से मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ जैसे पता नहीं कि मतलब क्या अच्छा, हालत है। कोई नहीं, आप ना चक्की चालन का अभ्यास करो, है बटरफ्लाई करो, जी मैम। और उड़ान बंद का अभ्यास करो। ठीक है मैम। ठीक है, और कुंजल तो आप कर ही रहे हो। मैम कपालभाति भी हेल्प करता है फाइब्राइड के लिए? हाँ, कपालभाति भी हेल्प करेगा बिल्कुल। हाँ, रोज 200 कर रही हूँ मैम कपालभाति में। अच्छा, आप प्राणायाम बहुत करो, सुबह शाम ठीक है दोनों मैम। टाइम करो प्राणायाम। जी मैम। और ये चक्की चालन और ये बटरफ्लाई, हाँ। ये भी दोनों टाइम करो। और अच्छे ठीक से है मैम। करो चक्की चालन, पूरा लेग्स अच्छे से खोल के, पूरा नीचे जाइए, घूम के आइए, पीछे आते हुए हैंड्स बिल्कुल सीधे रखिए, बेंड नहीं करिएगा अपने, ठीक है। है ना, पूरा स्ट्रेच दीजिए। ठीक। तो ठीक हो सकती है। ठीक नहीं होगी तो बढ़ेगी भी नहीं, हम्म। प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएंगी। कम हो जाए, राइट राइट। हाँ, क्योंकि फाइब्रॉइड्स को तो रिजॉल्व करवाना पड़ता है, जैसे मेडिसिन वगैरह से घुल जाए। होम्योपैथी का सहारा ले सकते हो आप। अब स्टार्ट कर दिए मैम होम्योपैथी, पूरा नर्वस सिस्टम रीसेट कर रहा हाँ, है। होम्योपैथी ले सकते हो आप उसके लिए, वो अच्छा होता है। चलिए, नेक्स्ट है सर्वाइकल, जो नेक में हमारे पेन होता है। अधिकतर लोगों को होता है क्योंकि आजकल जो है सिटिंग जॉब्स ज्यादा है, और उसकी वजह से गर्दन में दर्द बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चों में भी सर्वाइकल की परेशानी देखी जाती है ना। जब मैं स्कूल पढ़ती थी तब मेरे साथ के भी काफी बच्चों को सर्वाइकल की समस्या रहती थी। तो सर्वाइकल क्या है, रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं, वर्टिब्रास, संबंधित ऊतक, मतलब जो उसके टिश्यूज होते हैं, मतलब वो समय के साथ साथ क्या होता है, बिगड़ते जाते हैं। आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस का एक प्रकार होता है। आर्थराइटिस में क्या होता है, हड्डियां आपकी जो है बढ़ जाती हैं और पेन करती है। तो ये उसका एक प्रकार होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस। गंभीर हो जाने पर ये नसों के मूल पर दबाव देती है, जो नसों का, जो उसकी जड़ है नसों की, जो ये हमारी वर्टिब्रास में से जो नर्व्स नर्व्स निकल रही हैं, उन पर दबाव देती है, जिससे टांगों और बाहों तथा अन्य संबंध अंगों में भी असहनीय दर्द और खिंचाव होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, सिर्फ आपकी गर्दन में ही पेन नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको टांगों में भी दर्द होता है, आपके हाथों में भी दर्द होता है। ठीक है, और ऐसा दर्द होता है जो सहन नहीं होता, कभी कभी इसमें चक्कर भी आते हैं, और आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है। जब सर्वाइकल ज्यादा बढ़ जाता है तब काफी दिक्कतें देखने को मिलती है। जब रीढ़ की दो के शेरुकाएं, मतलब जो वर्टिब्रास होती है, दो से गैप होता है ना, रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ऐसे वर्टिब्रास बनी होती है, तो दो वर्टिब्रास के बीच की जगह संकरी हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, जो उसका जो फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है। तो ये मेरू रज्जु, यानी जो फ्लूइड होता है उसके बीच में, यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नस को दबाता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है, हमारी जो जितनी भी नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, तो
उन पे प्रेशर डालने लग जाता है। जब वो फ्लूइड कम हो जाता है तो वो फ्लूइड नहीं होगा, स्पंज नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, जब ये हट जाएगा तो नर्व्स को दबा देंगी दोनों बोन्स मिलकर इस तरीके से, जिससे संवेदी और गति संबंधी अवरोध पैदा होता है। मतलब मूवमेंट करने में हमें प्रॉब्लम्स होती है, जैसे गर्दन, कंधों, पीठ और हाथों और पैरों के असहनीय दर्द, साथ साथ मांसपेशियों की कमजोरी, मतलब हमारी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, हमारी नेक में, हमारे कंधों में और हमारी पूरी पीठ में और हाथों में और पैरों में पेन चालू हो जाता है, जो कि सहन नहीं होता है, और उससे रिलेटेड मसल्स भी हमारे वीक हो जाते हैं। कभी कभी तो स्पाइनल कॉर्ड पर सीधा दबाव पड़ने से पूरे शरीर में दुर्बलता और सामान्य गति और चाल से अवरोध या असंतुलन और मलमूत्र संबंधी नियंत्रण में भी कमी आ जाती है। मतलब जब पेन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें चलने में भी प्रॉब्लम होती है, और हर चीज में दिक्कत होती है। मतलब हमारा जो स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, नियंत्रण नहीं रह पाता है। नसों के दबने और रक्त प्रवाह में कमी आ जाने से रोगी को हाथ पैर में झटके भी महसूस होते हैं। जब आपकी नसें वीक हो जाती हैं, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, तो आपके हाथ पैर कभी कभी झटके मारने लग जाते हैं। यदि गर्दन की कशेरुकाएं प्रभावित होती हैं तो इसे सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस यानी ग्रीवा का स्पॉन्डोलाइटिस कहते हैं। मतलब जब हमारी वर्टिब्रास इससे इफेक्ट होती है तब ये सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस बन जाता है। कारण क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस होने का? कारण क्या है? गर्दन की जो वर्टिब्रास है और इनके जोड़ों के बीच की जो गद्दी है, जो एक लिक्विड सा फ्लूइड होता है, दोनों वर्टिब्रास के, दो वर्टिब्रास के बीच में एक कुशन लगा होता है, जिसे फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड फ्लूइड होता है, पर वो थोड़ा थिक होता है, कुशन की तरह होता है। पूरे सर्वाइकल लाइन की स्थिति और बिगड़ते चले जाने के कारण ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। ठीक है, जब इनमें गड़बड़ी आ जाती है तभी सर्वाइकल होता है। कशेरुकाओं के ऊपर सामान्य वृद्धि यानी कांटेनुमा उभार भी हो सकते हैं। मतलब आपकी जो ये हड्डियां हैं ये उभर भी सकती हैं। जैसे होता है ना, किसी किसी की यहाँ गर्दन जहां से स्टार्ट हो रही है हमारी, वहां पे फूल जाता है, मोटा सा गोला सा हो जाता है, तो उसमें उभार भी आ जाता है आपकी हड्डियों में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वर्टिब्राउस की मैम, स्थिति। हाँ जी। अच्छा सॉरी, बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप कर ले, कंटिन्यू कर लो तो बाद में कर लूंगी। अच्छा ठीक है। की स्थिति बिगड़ते चले जाने के कारण आए ये सभी बदलाव धीरे धीरे एक या एक से अधिक नसों में मूल को दबाव देते हैं। मतलब जब फ्लूइड कम हो जाएगा तो वो जो दोनों बोन्स हैं वो मिलकर हमारी नसों पर दबाएगी और हमारी गर्दन को वीक बनाएगी। ये वही लिखा हुआ है। गर्दन पर कोई चोट भी स्पॉन्डिलाइटिस का कारण बन सकती है। हो सकता है गर्दन पे कोई चोट लग गई हो, तो उससे भी जो है हमारी वर्टिब्रास पे इफेक्ट पड़ सकता है और स्पॉन्डिलाइटिस बना सकती है। लेकिन बड़ा कारण जो होता है बढ़ती उम्र होती है। 60 वर्ष की से 70 वर्ष की औरतें या 85% पुरुषों के एक्सरे में स्पॉन्डिलाइटिस की जड़ें बदलाव नजर आती है, क्योंकि क्या होता है बढ़ती उम्र के साथ साथ वो फ्लूइड जो है कम होने लग जाता है, और जैसे जैसे हम 60 या 70 की एज तक पहुंचते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस बन जाती है, हड्डियों में हमारे जकड़न आ जाती है और वो नसें दबाने का काम करना चालू कर देती हैं। लक्षण क्या है इसके? गर्दन में दर्द, जिसकी वजह से हाथ और कंधे में भी पहुंच सकता है। ठीक है, होता है सर्वाइकल वालों को हाथ में बहुत पेन होता है और ये कंधों में बहुत पेन होता है। कंधे, बाहों और कभी कभी पैरों की संवेदन शक्ति में भी कमी या असामान्य संवेदन। मतलब कंधे, पैर और हाथों में जो है वीकनेस आने लग जाती है, संवेदनशीलता उत्पन्न होने लग जाती है। बाहों और कभी कभी पैरों में भी कमजोरी, गर्दन में कड़ापन आ जाना और धीरे धीरे बढ़ता चला जाना। मतलब गर्दन अकड़ सी जाती है, ऐसे मूवमेंट करने में भी, ऐसे मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं
कंधों में भी जो है कड़ापन आ जाता है। शारीरिक संतुलन में कमी, मतलब जो आपका बॉडी का बैलेंस है उसमें भी दिक्कत आने लग जाती है, आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं। सिर दर्द खासकर सिर के पिछले हिस्से में, मतलब पिछला हिस्सा जो होता है सर में, उसमें दर्द चालू हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में बदलाव से मलमूत्र विसर्जन में नियंत्रण समाप्त हो जाता है। मतलब रीढ़ की हड्डी में अगर बदलाव आ जाता है तो मलमूत्र का जो विसर्जन होता है वो समाप्त हो जाता है। हाँ जी। अब कैसे इसको नियंत्रण में ला सकते हैं हम, योग के द्वारा कैसे करेंगे? गर्दन और मेरुदंड के व्यायाम करेंगे, मतलब अभ्यास जो करेंगे हम नेक और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी अभ्यास है वो करेंगे। गर्दन की गतिशीलता के सामान्य साधारण व्यायाम जोड़े और मांसपेशियों में लचीलापन लाकर योगिक क्रियाओं के अगले अगले अलग अलग अभ्यास को सरल बनाते हैं। अब इसमें बगल में मोड़ना और झुकना, गोल गोल घुमाना शामिल है। मतलब सूक्ष्म व्यायाम जितने भी है आप सब कर सकते हो। ग्रीवा शक्ति विकासक गर्दन को मजबूत बनाने वाले तीनों जो है ग्रीवा के, पहली दूसरी और तीसरी क्रिया। स्कंद शक्ति विकासक कंधों की जितनी भी क्रियाएं हैं वो। बाहुमूल शक्ति विकासक मतलब पूरे हाथों की जो क्रिया है, जैसे भुजबल्ली हो गई, पूर्ण भुजा हो गई, और कोहनी शक्ति विकासक हो गई, ये सब आप कर सकते हैं। कंधे और जोड़ों की शक्ति बढ़ाने वाले पूर्ण भुजा शक्ति विकासक हो गया, जो हाथों को सुदृढ़ बनाता है। योगासन कौन कौन से कर सकते हैं? ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन ये वाला, कटी चक्रासन ट्विस्टिंग, अर्ध चक्रासन, इनमें से ये सारे देखो स्पाइन से हो रहे हैं ना। कोणासन, त्रिकोणासन हो गया, पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन हो गया, वक्रासन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, गौमुखासन हो गया, उत्तान मंडूकासन हो गया, सरल मत्स्यासन हो गया। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाइकल वालों को आप फॉरवर्ड बेंडिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? तो आपको क्या नहीं जवाब करवाएंगे। देना है? नहीं करवाएंगे। नहीं करो। क्यों नहीं करवाएंगे? स्पाइन और जो पीछे का जो अलाइनमेंट है पूरा ऑलरेडी गड़बड़ है सर्वाइकल वालों का, तो वो और उसमें तकलीफ और दर्द हो सकती है, और दूसरे प्रॉब्लम जैसे वर्टिगो और वो सब भी एग्जैशर्बेट हो सकते हाँ, यदि आप सर्वाइकल वालों को फॉरवर्ड बेंडिंग कराएंगे तो सिर्फ 90 डिग्री पर करवाएंगे, जिसमें कि आपकी गर्दन उठी रहेगी सामने की ओर। पूरा फॉरवर्ड पादहस्तासन उनको नहीं करवाएंगे। तो इसमें जो है फॉरवर्ड बेंडिंग कौन सा है हो गया? पवन मुक्तासन कौन सा आसन है? फॉरवर्ड बेंडिंग। तो ये वाली फॉरवर्ड बेंडिंग आप उन्हें करवा सकते हैं बिना गर्दन उठाए। गर्दन इसमें क्या रहेगी? जमीन पर रहेगी। ठीक है। पश्चिमोत्तानासन फॉरवर्ड बेंडिंग है या बैकवर्ड बेंडिंग है? फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। बेंडिंग। फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड बेंडिंग है। क्या पूछ लिया जाता है कभी कभी। बाकी सब मैम, देखो, ये या तो इनमें ट्विस्टिंग है या बैकवर्ड है सारे। इनमें बेस्ट आसन कौन सा है? जैसे अगर जैसे आपने पिछले में बताया था मंडूकासन, और कटी इसमें कौन? चक्रासन है अच्छा, ओके मैम। और उष्ट्रासन है। ओके मैम। ठीक है। सरल मत्स्यासन भी इसका बेस्ट आसन है। भुजंग आसन भी है। इसमें सारे जो है आपके बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन जाएंगे। मैम फिर इसका सूक्ष्म व्यायाम में भी फ्लेक्शन जो होगा हेड का, वो हम्म। डिपेंड करेगा ना पर्सन को हाँ, कितना फॉरवर्ड नहीं इंटेंसिटी है। करवाओगे आप, हाँ। जो उनको बैक रोलिंग जो कराओगे वो हाफ सर्कल हम्म। कराओगे, ये हाफ वाला सर्कल वाला ही। हाँ। पूरा और नहीं अगर करना। फ्लेक्शन होता भी है तो वो डिपेंड करेगा ना उसका कैपेसिटी कितना है हाँ उसके हाँ ऊपर। हाँ। जैसे अगर आपने 5 बार बैकवर्ड कराया है तो आप 1 या 2 बार फॉरवर्ड करा सकते हो। अगर बहुत ज्यादा सीवियर सर्वाइकल है तो बिल्कुल नहीं करवाना है, बिल्कुल भी नहीं करवाना।
ठीक है। प्राणायाम हो गया नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन, उज्जाई और भ्रामरी। नाड़ी शोधन तो ऑलमोस्ट सभी में आएगा। सूर्य वेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये मन को शांत करते हैं। ठीक है। और ध्यान। भ्रामरी भी ऑलमोस्ट सभी में आएगा ना मैम? हाँ हाँ, भ्रामरी प्राणायाम तो बस जो है ये शीत, स्ट्रेस रिलीजिंग ही है वो तो, हाँ भ्रामरी शीत तो। की शीतकारी बस जो है लो बीपी में अवॉइड होते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। चंद्रभेदी शीतकारी हाँ शीतली। शीतली शीतकारी, क्योंकि चंद्रवेदी तो आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, तो शीतली शीतकारी को पूछा जा सकता है। वो दोनों है, तो उससे पूछा जा सकता है कि कौन से उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसको जो है लो बीपी में नहीं करते हैं, क्योंकि लो बीपी में ऑलरेडी बॉडी हमारी ठंडी हो रही होती है, और शीतली शीतकारी करके वो और ज्यादा ठंडी हो जाएगी, तो उसको नहीं करना चाहिए। मैम अच्छी, एग्जाम में हिंदी शुद्ध नहीं होगा तो मार्क्स नहीं कटेगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तो स्ट्रीम भरी गई होगी ना एग्जाम के लिए। राइट राइट। तो आप अगर इंग्लिश में जवाब देना चाहोगे तो इंग्लिश में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। ठीक है। और कॉमन लैंग्वेज में भी दे सकते हो आप, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और जो आपका एग्जाम आएगा वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, जो रिटर्न एग्जाम आएगा, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर आपने लंबे समय तक कोई व्यायाम नहीं करा है, फिर उसके बाद शुरू करने के लिए हल्के फुल्के लेकिन नियमित व्यायामों से आरंभ करना है। मतलब सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्टिंग करनी है, धीरे धीरे नेक की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट को करना है। योग से मांसपेशियों को फैलाने और मजबूत बनाने में मदद मिलती है। ठीक है। तथा शारीरिक मुद्रा में सुधार होता है। जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बैठने उठने की जो तरीका होता है, हमारी बॉडी की जो मुद्राएं होती हैं, वो सब ठीक होने लग जाती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई बीमारी होने के ना होने के कारण भी लंगड़ा के चलते हैं, उनकी चाल में डिफरेंस आ जाता है, तो वो ठीक होता है। उठते बैठते उन्हें पेन होता है, उठने में बैठने में, तो वो सब ठीक होने लग जाता है। उम्र के हिसाब से और पीठ के ऊपरी हिस्से को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तैयार हल्के फुल्के व्यायाम उपयोगी रहेंगे। ठीक है। तो ये तो सब नॉर्मल सी बातें दे रखी हैं। सीधे खड़े हो या बैठे झुककर नहीं, मतलब स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, खड़े होकर वजन को पैरों पे संतुलित रखें। मतलब दोनों पैरों पे वजन बढ़ाना है आपको, किसी एक पैर पे वजन लेके नहीं खड़ा होना होता है। घर या कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित कर लें कि आपके काम करने की सतह सुविधाजनक ऊंचाई पर हो। मतलब आपको नेक बहुत ज्यादा ऐसे झुका के नहीं यूज करना पड़े। ठीक है। अगर आप कोई कार्य करें तो गर्दन सीधी रख के कार्य करें। ऐसी कुर्सी पर बैठे जिससे कमर और पीठ को सही सहारा मिले और जो आपके काम के अनुरूप सही ऊंचाई पर हो। ठीक है। ऐसी सीट का आपको प्रबंध करना है जिससे आपकी स्पाइन को पूरा सहारा मिल सके। कंधे को आगे ना झुकाएं, बल्कि पीछे की ओर सीधा रखें। बैठने की अवस्था बदलते हुए थकान और तनाव दूर करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर तक ऑफिस में उठकर टहल लें, मतलब टहल भी सकते हैं। कम एड़ी वाले आरामदायक जूते पहने, हील्स को अवॉइड करना है। स्पोर्ट्स शूज पहनिए या फ्लैट स्लीपर्स पहनिए, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। वजन उठाते समय शरीर की मुद्रा सही रहे, मतलब स्पाइन को एकदम सीधा रखना है, स्पाइन को ढीला छोड़ के वजन नहीं उठाना है। वैसे तो वजन उठाना ही नहीं चाहिए स्पॉन्डिलाइटिस वालों को। अगर उठाने का कार्य है तो स्पाइन को सीधा रख के उस पे पकड़ बना के फिर उठाइए। रीढ़ को मुड़ने से बचाने के लिए एक करवट लेकर सोएं, मतलब लेफ्ट करवट सोना चाहिए। हमेशा कठोर सतह वाले बिस्तर पर सोए, बहुत सॉफ्ट बिस्तर पे नहीं सोना है, थोड़े हार्ड बिस्तर पे सोना है। वजन कम करने या बढ़ने से रोकने के लिए उचित पोषण युक्त भोजन ले प्रतिदिन। ये मैं आपको भेज दूंगी, आप लोग एक बार रीड कर लेना, नॉर्मल सी बातें दे रखी हैं इसमें। ये आ गया इसका चार्ट। ताड़ासन, ऊर्ध्वस्थ तानासन, कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, कोणासन, पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन, वक्रासन।
अर्धमत्स्येंद्र गोमुख, गोमुख भी बहुत अच्छा आसन है इसके लिए, क्योंकि वो स्पाइन को पूरा खींचता है। जब आप ग्रिप बनाते हैं तो फिर जब खींचते हैं ऊपर वाला हाथ ऊपर की तरफ, नीचे वाला हाथ नीचे की तरफ, तो आपकी स्पाइन पे भी पूरा खिंचाव आता है। जो नसें दबी हुई होती हैं वो निकलने की संभावना होती है। उत्तान मंडूकासन, सरल मत्स्यासन, भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन, शवासन, नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रामरी, ध्यान। ध्यान ऑलमोस्ट सभी में आएगा, नाड़ी शोधन भी ऑलमोस्ट सभी में आएगा। ठीक है। अब ये उज्जाई प्राणायाम में इसने क्या कर दिया, बंध दिखा दिया, बंध नहीं लगवाना है। ठीक है, ये जालंधर बंध नहीं लगवाना है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मैं ये मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली, अभी तो खैर नहीं हो रहा है, बट जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे स्टिफनेस रहता है मेरी गर्दन में, और अगर मैं नेक रोटेशन करती हूँ तो एक पॉइंट पे आकर ना मुझे यहाँ पर मतलब स्ट्रेन आता है। बस एक ही पॉइंट है जब भी मैं नेक रोटेट करती हूँ, वही स्पेसिफिक मसल्स में मुझे तो स्ट्रेन कुछ आता ये है। हो सकता है कि आपका सोने का जो पिलो आप यूज कर रहे हो उसकी वजह अच्छा। से गड़बड़ होता है। ओके। कोशिश कीजिए कि तकिया तो यूज मत कीजिए। अच्छा, बिना तकिए के सोने के लिए। बिना ओ, तकिए के सोइए या अपने हाथ का तकिया बनाइए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। कभी भी मैम हम लोग, मैं तो बहुत सालों से तकिया यूज नहीं करती हूँ। हमारे घर में कोई नहीं यूज करता। हम लोग तकिया यूज, एक टाइम पे मेरे घर में थे भी नहीं, पर गेस्ट आते हैं वो लोग यूज करते हैं तो फिर उनके लिए लेना पड़ा हमें। मैम जिसका गर्दन लंबा है तो गर्दन और शोल्डर के बीच का गैप जो होता है ना, वो रात में अगर बिना तकिया के सोए तो वो गड़ता है, मतलब वो तभी तो फिट हाथ नहीं को होता। बताया गया है। हाथ राइट का जो राइट। तकिया है ना वो बेस्ट है, वो हमारी की अच्छा लंबाई और उसके हिसाब से है, तो उसको मैम बैलेंस एंड करता है। एंड शवासन का जो टेक्निक होता है, शवासन का वो टेक्निक अगर यूज करके सोते हैं ना हम, तो वो बीच में वाला गैप नहीं रहता, हम्म। वो आसानी से भर जाता है वो गैप। या फिर गैप मैं होगा भी तो भी आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा वो, या फिर हार्म नहीं करेगा आपके स्पाइन को या फिर सर्वाइकल हाँ, को भी। नहीं करेगा देखो। मैम हाँ जी। मैम और एक क्वेश्चन अगर, था। हाँ पूछ लो आप पहले। ओके। मैम अभी जो हमने देखा ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में फॉरवर्ड बेंडिंग हम्म। वर्जित है, राइट, हम्म। बट उसमें मतलब मैंने, मेरी एक स्टूडेंट है, उसको हम्म। मैंने एक पर्वतासन माउंटेन पोस्चर मैंने उसको पर्वत में करवाया, करवा तो सकते उसका हो फॉरवर्ड। बहुत ही, पर्वत में हाँ करवा सकते हो, क्यों? पर्वत में क्या है, हाँ, फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। पर्वत में क्या हो रहा है, आपकी स्पाइन पूरी स्पाइन स्ट्रेट हो रही है। स्ट्रेट या हो रही है, वो खींच या रही है। वो पूरी करेक्ट करेक्ट। वर्टिब्रास जो है खींच रही है। जब वर्टिब्रास हाँ खींचती है तो जो नर्व्स उसके बीच में दबी हुई हैं वो धीरे धीरे करेक्ट। बाहर आने हाँ, लग जाती है। उससे तो और ज्यादा इफेक्ट हो गया, अरे अच्छा तो उसको। बहुत, पर करना मत सोचो। उसमें आप ना उनको वो भी करवा सकते हो, पुशअप्स करवा सकते हो। पुशअप्स, यस। भुजंग, भुजंग पर्वतासन, और पर्वत, भुजंग और पर्वत। हाँ अब करेक्ट करेक्ट, ये वही सेम सीक्वेंस है मैम। सेम आप चीज उसमें करवा सकते हो, शशांक आसन और भुजंगासन। उससे भी करेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट। पर्वतासन, फिर पर्वतासन, उसके बाद चतुरंग दंडासन, फिर हाँ, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर शशांकासन, और फिर ये सीक्वेंस कंटिन्यू से हाँ, उसको बहुत राहत मिली है मैम। मिलती है उससे राहत। लाइक बहुत, हाँ मतलब हाँ, बिल्कुल आप एक सप्ताह में अपना जो है स्पाइन का पेन बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते और उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया है मैम, हाथ या फिर बिल्कुल उसको बढ़ेगी। राइट साइड से जो होता है ना इशू, पूरा राइट साइड इशू है, बट उसकी स्ट्रेंथ या फिर वेट बैलेंसिंग, आर्म की जो है ना स्ट्रेंथ हम्म। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि बहुत उसको, बढ़िया। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, तो उस पे भी उसको तकलीफ होती थी। तकलीफ होती एक, होगी। हाँ होती जैसे है। आपने बोला ना वेट, तो हाँ आटा गूंदना वो भी उसको हार्मफुल करता था, बट राइट नाउ शी इज लाइक वेरी गुड है अभी उसमें। या प्रशांत जी। जी मैम मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को नेक के वर्टिब्रा में गैप्स हो गए हैं, हम्म। अ, तो उसको हम सुला के करा ताड़ासन करके इनिशियली कुछ दिन तक वही करा सकते हैं या और कुछ कराने हाँ, से भी होगा?
लेट के आप करवा सकते हो उनको ताड़ासन। और जो गैप बढ़ गया है तो आप उन्हें बैकवर्ड वाला ही करवा सकते हो। ठीक है। मतलब जिसमें मूवमेंट। कंप्रेस होगा वो बोन्स, ओके, वो वाला। बोन्स में क्या होगा? मतलब जिस आसन में उनके वो नेक के बोन्स जो है हड्डियां कंप्रेस होंगी हाँ वो। हाँ हाँ हाँ। ये है ना, जैसे मान लीजिए गैप आ गया है तो आगे झुकाएंगे तो हम वो गैप बढ़ेगा, बढ़ेगा। और जब हम पीछे ले जाएंगे तो वो गैप कम होगा। पर यह है कि अब जो वो फ्लूइड खत्म हो गया है उसका हम्म। क्या इलाज करेंगे आप? वो फ्लूइड कैसे बनेगा? तो वो आहार जो हम लेंगे ना, हम्म। सुस्निग्ध मधुरम आहार जो लेंगे उससे ऑयल बने। मसाज भी काम करता है ना मैम उसके ऊपर, ऑयल प्रकृति मसाज के भी कर हिसाब से। सकते हैं हल्के हल्के हाथ से। धूप। दूसरा, जो अलसी होती है ना, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, Axis। फ्लैक्स सीड्स बहुत काम करते हैं इसमें। अच्छा। है सुबह की ना। धूप भी बहुत अच्छी काम करती है। हाँ। तो मैम, ये सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस एक ही होता है या हाँ अलग जी, हाँ अलग? जी। सर्वाइकल जो है सिर्फ नेक की वर्टिब्रास में होता है, स्पॉन्डोलाइटिस आपकी स्पाइन में कहीं भी हो सकता है। मैम, ठीक है। इस केस में होता क्या है एग्जैक्टली, मुझे नहीं अभी तक भी समझ में आया। अभी इसमें बताया तो था मैंने। ये जो मैम आपकी आपने। ये है, ये देखिए, ये दिख रहा है चित्र आपको? यस ये मैम। ये वर्टिब्रास है। ठीक है, ये एक बोन हो गई, ये दो बोन हो गई। इनको बोलते हैं वर्टिब्रा। इनके बीच में गैप दिख रहा है। यस मैम। ये इधर एक कुशन टाइप का फ्लूइड भरा होता है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखता है और जोड़ के भी रखता है साथ में। ओके। मतलब जब दो पत्थर टकराएंगे तो वो क्या करेंगे? आवाज गिर क्रिएट जाएंगे। करेंगे, है ना, और हिट करेंगे एक दूसरे को। तो सेम, जब हमारा ये जो फ्लूइड खत्म हो जाएगा तो ये दोनों हड्डियां आपस में टकराने लग जाएंगी। अब इन गैप में से हमारी यहाँ से जो है नर्व्स निकल रही हैं। ये फ्लूइड जो है भरा हुआ है, ये उन नर्व्स को निकालने के लिए भरा हुआ है। जब ये फ्लूइड हट जाएगा तो इधर बीच में क्या होगा, हमारी नर्व्स इन दोनों हड्डियों के बीच में दबने लग जाएगी। और जब वो नर्व ओके मैम। दबने लग जाएगी तो हमें सर्वाइकल स्टार्ट हो जाएगा, हमें पेन चालू हो जाएगा। अब वो पेन आपके हाथों में भी हो सकता है, आपकी गर्दन में भी हो सकता है, आपके कंधों में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कहाँ की नर्व दब रही है। ओके मैम, थैंक यू। वहां और पे मैम जो है, स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है फिर? स्पॉन्डिलाइटिस में ये होता है कि हड्डियों का आकार बढ़ जाता है, मतलब बाहर की ओर मुड़ जाती हैं हड्डियां, फूल जाती है ये? फूल जाती हैं, फ्लूइड खत्म होने की वजह से टेढ़ी हो जाती हैं, बाहर की ओर निकल जाती है। जैसे होता है ना, किसी किसी की गर्दन के पीछे इधर हड्डी यस बहुत मैम। बहुत उभार सा होता है हड्डी का, यस मैम। और किसी किसी यस की मैम। स्पाइन में भी उभार आ जाता है। मैं हम वो होता है। हाँ जी, मैम मेरी बोलिए। माँ है ना, मेरी माँ को हो रखा था पहले सर्वाइकल, अब उनको ना वो आवाजें आती है कानों से, टिनाइटिस हो गया उनको, तो ये भी एक रीजन है ना उसका सर्वाइकल का? हाँ जी, हो सकता है। वो उनको लाइक फ्रिज की आवाज जैसी उन्हें लगातार आती रहती है, और डॉक्टर ने बोला इसका कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। नहीं, उन्हें नेक मूवमेंट कराइए, थोड़ा थोड़ा भुजंगासन कराइए। कितनी एज है उनकी? मैम ऐसी होगी 55 56 के हाँ, बीच तो में ही बहुत होंगी। ज्यादा एज नहीं है। योग बोलिए उनसे, योग अभ्यास करिए। कहीं ओके ज्वाइन मैम, कर थैंक लेंगे यू। अपने उधर। आजकल फ्री क्लासेस बहुत चल रही है। या अगर थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं तो किसी अच्छे सेंटर पे जाके इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करें, ऑनलाइन करने की वजह। मैम एक दिन सर आए थे आपके हस्बैंड, उन्होंने बताया था टिनियटिस का कुछ एक्सरसाइजेस, तो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे सर तो हम लोग फिर रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे भी है टिनियटिस, तो ठीक है, मैंने किया आप था उस सर दिन जब से सर पूछ ने बताया लीजिएगा। था। हाँ हाँ। सर को नेक्स्ट सर ने वीक अच्छे कुछ करवाते हैं, एक्सरसाइजेस। एक क्लास करवा देंगे सर की नेक्स्ट वीक। ठीक है। हाँ जी, माधुरी जी। मैम जैसे आपने कहा है कि नेक की गृह शक्ति विकास क्रिया का 1 2 3, मैम उसमें तो फॉरवर्ड बेंड भी रहता है ना नेक में, तो वो नहीं, फॉरवर्ड नहीं कराना। फॉरवर्ड नहीं कराना है। फॉरवर्ड अवॉइड करना है, सिर्फ अप, राइट, लेफ्ट और हाफ सर्कल, ये। ठीक। ठीक है।
नम्रता जी। स्पॉन्डिलाइसिस और स्पॉन्डिलाइटिस सेम होता है क्या? हाँ हाँ, सेम। थैंक यू। ठीक है, आज फिर दो ही रखे। मैं आप लोगों को ये डाउनलोड कर करके भेज दूंगी। ये दोनों तो मैं अभी भेज दूंगी। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मेरे फोन में है नहीं। फिर बाकी कल करते हैं। बहुत सारी डिजीज हैं, इनको अगर एक एक को करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ा हमें मैम जल्दी। ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें जो वाईसीबी का सिलेबस है उसके हिसाब से भी इंग्लिश में नोट्स है कि खाली ये डिजीज वाले भी हैं ही है? नहीं, सिर्फ डिजीज वाले हैं ये, क्योंकि उनकी अच्छा क्रिएशन है ना। ये अच्छा पूरा अच्छा। प्रोटोकॉल बना के देते हैं एक डिजीज के ऊपर, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रिसर्च है उनकी एक तरह की। जो इतने सालों से उनके पास थेरेपी बहुत के लोग अच्छा आ रहे मैम, हैं ना, तो वेरी उनकी नाइस। रिसर्च है ये। क्या दाम है मैम एक बुक का? आपके ये पीछे तो लिखा फ्री होगा। मिलता है यहाँ पे। तो जितना अच्छा मर्जी भर के ले जाओ मुरारजी से। अच्छा। हाँ, ये सब फ्री होता है। तो मैंने आज मंगवाया था आप लोगों को पढ़ाने के लिए। मैंने सोचा पीपीटी में टाइम वेस्ट नहीं करते, बुक से नहीं बहुत पढ़ाते हैं अच्छा है तो ये मैम, रेफरेंस भी बहुत। मिल जाएगा आप लोगों को। तो बहुत सारी है इसमें। आप सब चीजें सब पढ़ लीजिएगा, तभी मैंने बोला एक बार वेबसाइट चेक करिए, तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा इसमें, है ना। बाकी मैं कुछ डाउनलोड करके आप लोगों को भेजूंगी। इनको इवन अल्कोहल के ऊपर भी इन्होंने बना रखा है। वेरी नाइस मैम। ये नर्व्स का भी कुछ है क्या इनका बुक मैम? कोई नर्वस सिस्टम का कुछ? का तंत्र का होना तो चाहिए। अस्थमा का है, मेरा पार्किंसंस का है। पूरा राइट साइड में मैम, मेरा गर्दन से पैर तक सब नस दब गया है। डॉक्टर बोल रहा है उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं नहीं, इलाज है। ट्विस्टिंग करिए डेली। स्पाइन को जितना अच्छे से ट्विस्ट करेंगे उतना अच्छे से होगा। ठीक है मैम। इसमें जो हम मेन डिजीज लेंगे, हाइपरटेंशन लेंगे, ब्रोंकियल अस्थमा लेंगे, और ये लेंगे, मधुमेह हमारा हो गया, अर्थराइटिस लेंगे, ओबेसिटी लेंगे, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस भी हमारा हो गया है, और एक स्पाइन का पेन लेंगे, कमर दर्द। ठीक है। और एक स्ट्रेस का भी लेंगे, और एक डिप्रेशन की भी लेंगे, क्योंकि ये भी मेन है ना। पार्किसन भी ले करेंगे हम। ये कुछ डिजीज है जो मैं करवाऊंगी। बाकी और एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना होगा तो आप उसको पे से पढ़ सकते हैं MDNAY की वेबसाइट से। ठीक है। डिप्रेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ओबेसिटी हो गया, स्पाइन का पेन हो गया, जो भी कमर के दर्द होते हैं उसके लिए, और स्ट्रेस हो गया, और पार्किंसन। ठीक है, ये डिजीज हम करेंगे। 8, 8, 9, 10 डिजीज ले रहे हैं हम लोग टोटल। ठीक है, जो मेन मेन लोगों में होती है। जब हमारी क्लास में लोग आते हैं तो मेन होती है। और बाकी आपको और पढ़ना है तो और उस पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। दूसरा जो आज जो मैंने लिंक बना के भेजा है, उसी के जो नीचे वाला लिंक है कि जो बीमारियां हमें किसी के संपर्क में रहने से नहीं होती है, ये सारी बीमारियां जो है फैलने वाली नहीं है। ठीक है, ये अपने आप क्रिएट होती है। इसमें से कुछ बीमारियां जेनेटिक है, तो वो वाला टॉपिक भी हमारा इसी में कवर हो जाएगा। ये दो टॉपिक हमारे एक साथ कवर हो रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो फिर अब कक्षा को विराम दें। जी बहुत अच्छा नोट्स है मैम, थैंक यू सो मच।
अच्छे से सब एक्सप्लेन किया पूरा। हाँ, और एक ही उसमें आपको मिल जाएगा सारा।